हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जगपो 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहने वाला इकोनॉमिक्स और सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों एग्जाम में आपके उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोग का जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा ताकि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप जो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, वो 30 में से 30 आप लोग लेके आ पाएँ। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ ही साथ देखिए ये बच्चों जो क्वेश्चंस आप लोग के बीच में लेके आए हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स का आर्ट्स के बच्चों के लिए क्लास 12 के लिए। चलिए देर ना करते हुए आप लोग दिखा देते हैं खंड ए में जो आपको बच्चों पूछा जाता है 2 नंबर करके। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पाए होंगे 2 गुना 6 यानी कि 6 क्वेश्चन बताएंगे जो आपका 2-2 नंबर करके रहता है। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्या आपका, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका उपयोगिता को परिभाषित करें। तो बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन हो गया उपयोगिता को परिभाषित करें। अब इसका आंसर को आपको समझाते हैं कि क्या है उपयोगिता को परिभाषित करें। यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था उपयोगिता को परिभाषित करें। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिता अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों को दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों जो उपयोगिता है वो आपका उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे चुनाव करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को कैसे निर्धारित करते हैं। क्योंकि बच्चों 2 नंबर का है तो 2 नंबर आप इतना भी लिखते हैं तो काफ़ी आपका होता है और आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप लोग को लिख देना है कि उपयोगिता को परिभाषित करें। तो आप लोग को लिखना है यही चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हम बता दिए कि मेन यहाँ पे पॉइंट समझना है कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए क्या होता है, ये उपयोगिता महत्वपूर्ण होता है। और इसमें लोग समझते हैं कि कैसे इसका चुनाव करते हैं और अपनी प्राथमिकता अपनी प्रेफरेंस को देता है। ये हो गया बच्चों उपयोगिता को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा गया। अगला बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 32 में यानी कि 32 नंबर में आपका 2 नंबर का इसमें पूछा गया आपका अंतिम वस्तु क्या है। जो अंतिम वस्तु होता है बच्चों वो क्या होता है। तो अंतिम वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं बच्चों। यानी कि अंतिम उत्पाद उसको हम लोग कहते हैं या अंतिम वस्तु उसको कहते हैं जो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार यानी कि उपभोक्ता जो अपने जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करता है। इन वस्तुओं का आगे किसी और वस्तु को बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि वो जब बन गया तो उसको और किसी और वस्तु को बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स बताएंगे बच्चों को एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक रोटी बनाते हैं, एक रोटी एक अंतिम वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों रोटी बना लिए तो उसका और कोई उपयोग करेंगे। तो वो उपभोक्ता क्या किया, अपना अंतिम जरूरत के अनुसार यूज किया। यानी कि एक रोटी जो है वो अंतिम वस्तु है, उसका प्रारंभिक वस्तु क्या था, आपका गेहूं था, गेहूं से फिर बना आटा, फिर आटा से क्या बन गया, रोटी। तो रोटी जो बन गया बच्चों वो अंतिम वस्तु हो गया क्योंकि इसका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। इसी तरह और एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों। तो पूछा गया बताया गया कि एक कार एक अंतिम वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। तो कार भी क्या हो गया, एक अंतिम वस्तु कि हम लोग उसको अंतिम वस्तु बन गया कार। अब उसमें आराम से हम लोग उसमें परिवहन कर सकते हैं। उसका प्रारंभिक था आपका लोहा वगैरह था बच्चों, उससे बनाया गया है कि नहीं। तो इस प्रकार आपका अंतिम वस्तु आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला पूछा गया आपका एक टेलीविजन एक अंतिम वस्तु है क्योंकि इसका उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। और टेलीविजन जो हम लोग टीवी देखते हैं वो भी क्या हो गया, एक अंतिम वस्तु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कर लिया अंतिम वस्तु क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया आपका साधन आय क्या है, व्हाट इज फैक्टर इनकम। इसका राइट आंसर देखिए 33 में साधन आय क्या है। आप लोग पढ़ लिए बच्चों साधन आय क्या है। अब आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है साधन आय जिसे उत्पादन के कारक आय भी कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों जो साधन आय को हम लोग क्या कहेंगे, साधन आय को हम लोग उत्पादन के कारक आय भी कहेंगे। वह आय जो उत्पादन के कारकों यानी कि साधनों को उनकी सेवाओं में बदले में प्राप्त होती है, सेवाओं में बदले में प्राप्त होती है। आगे इसमें बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोला गया, उत्पादन के कारक और उनकी आय को समझते हैं। भूमि के मालिक को लगान रेंट प्राप्त होता है और इसी प्रकार जो श्रम जो होते हैं श्रमिक को उसकी सेवाओं के बदले मजदूरी मिलता है, वही सब साधन आय है बच्चों। जैसे भूमि जिसका है उसको आपका रेंट मिल जाता है, जो श्रमिक है वो जो काम करते हैं उसके लिए बदले में मजदूरी का जो पैसा होता है वो मिल जाता है। उसी तरह पूंजी जो है पूंजी के मालिक को ब्याज रेट यानी कि जो इंटरेस्ट होता है, जो पूंजी लगाया उसको पूंजी का ब्याज मिल जाता है। और इसी प्रकार आपका उद्यम जो है उद्यमी को उत्पादन में जोखिम लेने और अन्य कारकों को संगठित करने के लिए लाभ प्रॉफिट प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों जो आपका साधन आय है क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 था उसका राइट आंसर यहाँ पे देख पाते हैं, देख लीजिए। और आप लोग अगर नहीं समझ आ रहा तो एक साथ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेके याद कर लीजिएगा बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में।
34 देखिए बच्चों, पूछा गया आपका सीमांत लागत क्या है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत क्या है। इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर देखिए बच्चों, सीमांत लागत क्या है, पढ़ते हैं इसको। सीमांत लागत बोला गया, सीमांत लागत का मतलब है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। देखिए बच्चों, जो सीमांत लागत है वो क्या है, सीमांत लागत का मतलब होता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। यानी कि आपने 10 कुर्सी पहले से बना लिया और उसमें 100 रुपया खर्चा आया और एक कुर्सी बताया गया कि और बनाना पड़ेगा, तो उसमें अलग से 50 रुपया खर्चा लगे, तो टोटल 110 रुपया हो गया बच्चों। तो जो अतिरिक्त 50 लगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आपका सीमांत लागत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल्स के यहाँ पे बता रहे हैं सीमांत लागत का। देखिए बोला गया, मान लीजिए कि आप 100 कुर्सियाँ बनाते हैं जिनकी कुल लागत 10,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद यदि आप एक और कुर्सी बनाते हैं तो कुल लागत आपका इसमें कितना हो गया, 10,000 90 रुपया हो गया। तो उस एक अतिरिक्त कुर्सी का लागत 90 रुपया होगी। तो जो अतिरिक्त कुर्सी बनाने में लगा 90 रुपया, वही बच्चों आपका सीमांत लागत कहलाता है। सीमांत लागत गणना करने का एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों कि सीमांत लागत की गणना, सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन। इस प्रकार बच्चों आप लोग सीमांत लागत का भी क्या मतलब होता है इसका समझ पाए होंगे, उदाहरण के साथ बताए हैं बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और हमारी मेहनत आपको पसंद हो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आप लोग को दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ उसका बच्चों अलग से आंसर जो है वो बनाया गया है एकदम मेहनत करके बच्चों। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना मोटिवेट होकर आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आएगा, और साथ साथ में बच्चों उसका सब्जेक्टिव भी आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। और ये बच्चों आप लोग एकदम टाइपिंग किया हुआ है, इसीलिए आप लोग तो हमारे मेहनत को समझिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बजट को परिभाषित करें। बजट को क्या करना है, परिभाषित करना है कि बजट क्या है। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, बजट को परिभाषित करने के लिए जो 34 का क्वेश्चन बताए थे बच्चों, बजट क्या है। तो बजट एक वित्तीय योजना है। सबसे पहले बजट क्या है बच्चों, एक वित्तीय योजना है जो किसी निश्चित अवधि के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। यानी कि बजट क्या है बच्चों, जो सरकार खर्च करती है, आय जितना वो कमाती है, आय व्यय ये दोनों को क्या बताता है, वो दोनों का वो आपका संसद में जाके बजट के रूप में पेश करती है और बताती है सरकार कि हमने कहाँ पे कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया, यही कहलाता है बच्चों बजट। तो बजट एक वित्तीय योजना है जो किसी निश्चित अवधि के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। निश्चित अवधि कहने का मतलब निश्चित अवधि कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका बजट जो पेश होता है कभी बच्चों 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या फिर जितने साल के लिए पेश होता है ना वित्तीय वर्ष में, तो वो सब सारी चीज़ें को जो निश्चित अवधि के लिए होता है कि नहीं। ऐसा कि नहीं कि एक ही बार सरकार ने बता दिया उसके बाद 10 साल तक बताया नहीं। तो बजट जो बच्चों है वो आपका 1 साल 2 साल के अंतराल में आते रहता है। चलिए अगला पूछा गया बच्चों आपका, यह सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को दर्शाती है कि देश को आर्थिक विकास को किस दिशा में प्रदान करती है। और सरकार जो नीति बनाती है बच्चों कि इस बार हम किसान पर ज़्यादा खर्च करेंगे, इस बार हम रक्षा पर ज़्यादा खर्च करेंगे, वो सभी बजट पर बच्चों चर्चा होती है। इसलिए आगे पढ़ते हैं कि बजट के मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों एक्चुअल में ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, आप लोग अभी आप देख पाए होंगे। यहाँ तक भी आप आंसर लिखते हैं तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाता है। आपको कुछ अलग से भी पॉइंट्स बता देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें बजट। तो बजट के मुख्य उद्देश्य है कि संसाधनों का आवंटन, बजट के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधन का आवंटन करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कि शिक्षा में कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य में कितना खर्च करना है और रक्षा विभाग में कितना खर्च करना है, ये सब बच्चों बजट में चर्चा होती है। उसके बाद आपका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जो आर्थिक विकास होता है उसको बढ़ावा देते हैं। बजट में सरकार की नीति और कार्यक्रम का उल्लेख करते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। और आय और व्यय का जो प्रबंधन है बच्चों किया जाता है। बजट सरकार को अपनी आय और व्यय को प्रतिबंधित करने में मदद करता है ताकि राज्य की उसकी स्थिरता रहे, आने के बार बार कोई राजस्व घाटा ना हो जाए, वो सभी बच्चों बजट में देखा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 था बजट, वो आपका क्लियर होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 36। सारे बच्चों एकदम घिबिया ही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए पूछा गया प्रत्यक्ष कर क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था आपका प्रत्यक्ष कर है ना, अर्थशास्त्र का क्लास 12 का है ना। तो आप लोग देखिए प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति या संस्था पर सीधे लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट लगाया जाता है बच्चों किसी संस्था पर। मान लीजिए आप एक कंपनी खड़ा की है और सरकार आप पर डायरेक्ट टैक्स लगा दी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कर कहेंगे। और जिस व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को चुकाया जाता है, दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष कर का भार और दायित्व एक ही व्यक्ति या संस्था पर होती है। यानी कि प्रत्यक्ष कर जो होता है बच्चों वो किसी खास व्यक्ति या किसी खास कंपनी पर होता है। एग्जाम्पल्स बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, आय कर, यह कर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो उस पर बच्चों कुछ टैक्स लगता है, तो वो जो हो गया एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार निगम कर, निगम कर क्या हो गया बच्चों आपका, देखिए निगम कर, यह कर किसी कंपनी या निगम के लाभ पर लगाया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ए नाम का कोई कंपनी है, उस पर अगर सरकार टैक्स लगा रही
रही है तो आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। उसी प्रकार बच्चों संपत्ति कर, यह कर किसी व्यक्ति का संपत्ति के मूल्य पर लगाया जाता है। मान लीजिए कोई ABCD नाम का कंपनी है जिसका 1 लाख करोड़ रुपया कंपनी का उसका आय, तो उस ABCD कंपनी पर सरकार क्या लगाएगा बच्चों, निगम कर लगा देगा, ठीक है, और संपत्ति कर लगा देगा। इस प्रकार बच्चों आप लोग प्रत्यक्ष कर समझ पाए होंगे। उत्तराधिकारी कर भी होता है, या कर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने पर भी लगाया जाता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास करोड़ों का संपत्ति है और उसको किसी जो उन्होंने उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को अपना जमीन जायदाद सब हस्तांतरित कर दिया, तो उसमें भी बच्चों जो सरकार है वो टैक्स लेती है, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रत्यक्ष कर। आप लोग एक बार पॉज करके या फिर अच्छे से अगर याद नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेके अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों। ये सारे आपका प्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्यापार संतुलन को परिभाषित करें। व्यापार संतुलन को परिभाषित करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर समझिए बच्चों। बोला गया व्यापार संतुलन या किसी देश का आयात और निर्यात के मूल्य का अंतर होता है, यह देश के चालू खातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है। व्यापार संतुलन की गणना कैसे करेंगे, तो व्यापार संतुलन का गणना कैसे करेंगे, व्यापार संतुलन की गणना करने के लिए निर्यात के कुल मूल्य में से आयात के कुल मूल्य को घटाया जाता है। यानी कि व्यापार संतुलन तब होगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्यापार संतुलन तब होता है जब निर्यात के कुल मूल्य में से, जितना निर्यात हम लोग करते हैं उसका कुल मूल्य से कुल आयात का मूल्य को घटा देंगे, तब निकलेगा आपका व्यापार संतुलन। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो व्यापार संतुलन अधिवेश में रहता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, अधिशेष कब होता है, जब आपका निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, ठीक है। और यदि आयात का मूल्य निर्यात से मूल्य से अधिक है तो व्यापार संतुलन घाटे में होता है। इस प्रकार बच्चों आप लोग को जो व्यापार संतुलन का क्लियर समझ पाए होंगे, यहाँ पे व्यापार संतुलन का महत्व भी बताया गया बच्चों, आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ लीजिएगा। चलिए इस प्रकार बच्चों आपका 37 का भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है। तो विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है बच्चों, इसका राइट आंसर देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका राइट आंसर देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के लिए बदला जाता है। यानी कि मान लीजिए आप अमेरिका में कमाते हैं तो आपका इंडिया में आने के लिए आपको पैसा बदलना पड़ेगा डॉलर से रुपया में। उसी तरह बच्चों आप किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसा का एक्सचेंज होता है ना, उसी के हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यह दो मुद्राओं के बीच मूल्य का अनुपात होता है, जो दो मुद्रा होता है उसके मूल्य के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए यदि आप भारतीय रुपये इनर को अमेरिकी डॉलर USD के बीच विनिमय दर USD 80 इनर है, तो इसका मतलब है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए आपको 80 भारतीय रुपये की आवश्यकता होगी। अभी बच्चों आप जैसा कि जानते होंगे एक डॉलर में लगभग 87 रुपया आपका हो गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 80 बता रहा है लेकिन आपका 87 हो गया है। इसलिए आगे है, विदेशी विनिमय दर कई कारकों से प्रभावित होती है जिनमें आर्थिक विकास होता है। मजबूत आर्थिक विकास वाली अर्थव्यवस्था वाली मुद्रा में अक्सर वृद्धि होती है। मतलब जो देश बच्चों आर्थिक जितना ज़्यादा उसका आर्थिक विकास होता है उतना ज़्यादा उसका मुद्रा का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे अमेरिका का मुद्रा का वैल्यू ज़्यादा है, उसी प्रकार ब्याज दर जो है उचित ब्याज दर आमतौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है, जिससे मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार बच्चों आप लोग जो है आपका क्वेश्चन नंबर विदेशी विनिमय दर ये आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छे से देख लीजिए एक बार, हम यहाँ पे फिर से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक के भी याद कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 भी है वो भी क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक था, 2 नंबर का क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया। तो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। साथ ही साथ देखिए बच्चों अब खंड बी का जो सब्जेक्टिव है बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए बच्चों अब हम जो क्या चर्चा करेंगे MCQ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। अब उसको देख लीजिएगा। और ये सारे सेक्शन का जो आपका सेक्शन बी का है जो 3 नंबर का क्वेश्चन है और फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। सबसे पहले समझिए बच्चों, आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका वो करवा दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव का भी बहुत पहले भी बच्चों हम लोग वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं इकोनॉमिक्स का, तो आपने नहीं देखा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल में जाके इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जाके प्लेलिस्ट में जाके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। आप सारे वीडियो को देख लेते तो आपका वहाँ आधा से ज़्यादा बच्चों आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी बच्चों जो इंपॉर्टेंट कल क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों जो आपका आज एग्जाम है वहाँ पर जो आने वाले हैं उस क्वेश्चन पर अभी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग अच्छे से कंटेंट भी याद करते चलिएगा बच्चों। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन पूछा गया, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से चयन से है। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो आपके आने वाले हैं उससे सिलेक्टेड करके यहाँ पे लिया गया है, तो आप अच्छे से कंठस्थ करके याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए तो
तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया कैसे उत्पादन करें। और हाँ बच्चों, अभी भी आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सारे के वायरल क्वेश्चन के साथ बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग के लिए मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको लेके आए। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में देखिए आपका क्या पूछा गया। 2 में पूछा गया आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान कितना होती है बच्चों? तो 0। याद रखिएगा, कुल उपयोगिता अधिकतम तब होगा जब सीमांत उपयोगिता का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बच्चों आपका सामान्यतः एक उदासीनता का वक्र होता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूल बिंदु की ओर उत्तल। सामान्यतः जो एक उदासीनता का वक्र होता है, एक उदासीनता का वक्र वो किधर होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उत्तल। बच्चों आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है मेरा वीडियो का, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में बताएंगे, तो आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी याद कर लीजिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया सामान्यतः एक मांग की वक्र ढाल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऋणात्मक। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? तो ऋणात्मक, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग कीमत लोच होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 कि एक सरल रेखा मांग के वक्र के मध्य बिंदु की मांग की कीमत लोच कितना होती है? 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका निम्न में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? ये याद करिएगा बच्चों, बहुत भी वही है कि निम्न में से किस आकार का यू आकार का होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औसत उत्पाद का। औसत उत्पाद का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का माप होगा बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। इस अल्फा और बीटा को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है कब? तो जब बच्चों औसत न्यूनतम होती है। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर तब होती है जब आपका औसत लागत न्यूनतम होती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है? निम्नलिखित में से कौन वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कुल स्थिर लागत बच्चों। क्या हो जाएगा? कुल स्थिर लागत यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बच्चों वहाँ पे किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर 3 सही जगह समरूप, यानी कि एक जैसा, जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे एक जैसा समरूप आपका वस्तु उत्पादन होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने पर वस्तु की मात्रा कितना परसेंट यानी कि 6% बढ़ जाती है, तो आपूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा बच्चों? तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका आएगा जब 5% और 6%, तो राइट आंसर रखिएगा 1.2। कितना याद रखिएगा? 1.2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि होती है, यानी कि एक जब अल्पकाल होता है तब उसमें प्रतियोगी फर्म का हानि होती है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो MR है वो लेस होता है, यानी कि कम होता है MC से। MR आपका कम होता है बच्चों आपका MC से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार आपूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति को दर्शाया जा सकता है? तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 4, इनमें से सभी बिल्कुल सही होगा। 99% केस में बच्चों आप जरूर इनमें से सभी लगा के आइएगा, ये सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका पूर्ति अधिक स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वृद्धि। वृद्धि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि पूर्ति अधिक में किसी स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो यहाँ पे आप राइट आंसर देख लीजिएगा बच्चों, वृद्धि वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में पूछा गया आपको फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव किसके बराबर होता है बच्चों? तो औसत परिवर्ती लागत के बराबर होता है कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव किसके बराबर होता है? औसत परिवर्ती लागत के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका उच्चतम निर्धारित कीमत के बाजार में स्थिति में उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पूर्ति आधिक्य। पूर्ति आधिक्य के बीच में बच्चों इसकी जो स्थिति होती है उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रख लीजिएगा पूर्ति आधिक्य। उच्चतम निर्धारित कीमत के बाजार में पूर्ति आधिक्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। अगला पूछा गया एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको एक अधिकारी
एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है। तो बच्चों एक अधिकारी नियंत्रित कर सकती है केवल कीमत को, केवल उत्पादन मात्रा को, कीमत और उत्पादन दोनों मात्रा को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। जो एक अधिकारी होता है वो क्या नियंत्रित कर सकता है? तो एक अधिकारी आपका कीमत और उत्पादन दोनों को नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो, 2 आने की द्वितीय अधिकारी, तो द्वितीय अधिकार जो होता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, कार्टेल निर्माण किस प्रकार के बाजार में संरचना में संभव है? जो कार्टेल होता है बच्चों किस प्रकार के बाजार में निर्माण में संभव होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, जहां कंपटीशन होता है बच्चों, जहां पे पूर्ण प्रतियोगिता होता है वहीं पे कार्टेल का निर्माण संभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार रिपीट करते हैं बच्चों। द जनरल थ्योरी ऑफ मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जे.एम. केन्स। कौन हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इस किताब का नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, जे.एम. केन्स लेखक है इसका। ठीक है, राइट आंसर रखिए। चलिए जे.एम. केन्स। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, जीडीपी और एनडीपी का क्या संबंध है? तो जीडीपी बराबर होता है बच्चों एनडीपी प्लस मूल ह्रास। क्या जीडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी बराबर होता है एनडीपी प्लस मूल ह्रास। बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो मध्यवर्ती वस्तु में जो आपका चपाती, बिस्कुट, ब्रेड, ये तीनों चीज जब बनाएंगे तो वहाँ पे गेहूं जो रोल करेगा वो मध्यवर्ती का काम करेगा, मिडिल का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका, किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा? तो जीडीपी जब गणना होता है बच्चों तो इसको किसको शामिल नहीं करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही जगह, प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य। प्रयुक्त कार यानी कि जो कार प्रयुक्त हो गई है, यानी कि सेकंड हैंड जब बेचते हैं कोई कार बच्चों तो उसका जो जीडीपी का गणना बिल्कुल वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि गणना जीडीपी केवल नई कार पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तो जीडीपी की जो गणना है वो मूल्य की वृद्धि में होती है, आय की विधि में होती है और व्यय की विधि में होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया था? यानी कि कौन सा नोटबंदी में बच्चों नोट को बंद कर दिया गया था? तो आप लोग को याद होगा 500 से 1000, 500 से 1000 का जो नोट था उसको बंद कर दिया गया था 2016 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली एक दोष निम्न में से कौन सा है? तो वस्तु विनिमय जब प्रणाली होता है बच्चों उसमें कौन सा दोष है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता का जब दोहरे संयोग का अभाव होता है उस पर बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया। पूछा गया आपका, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है बच्चों वो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका भारत का केंद्रीय बैंक है, सबसे मेन बैंक है जो बच्चों पैसा का आपका छापता है, वो सब चीज़ पैसा को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? कौन सा ऐसा परिस्थिति है बच्चों जब मुद्रा में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, आप लोग के सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन को आप लोग बताइए, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपका जो इनमें से सभी वाला केस याद रखिएगा बच्चों, सारा सही होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों आपका 30 देखते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 30 में देखिए बच्चों क्या पूछा गया आपका। ठीक है 30 में पूछा गया आपका, उपभोग फलन यानी कि C = 100 + 5 y में स्वायत्त उपभोग है बच्चों। तो जो स्वायत्त उपभोग का मान होगा यहाँ पे 100 + 0.5 y में, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सही जगह 100 + 0.5 y का याद रखिएगा। क्वेश्चन देख के इस तरह आएगा तो आपको 100 टिक करके आना है। और हाँ बच्चों, आप लोग को नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट वायरल वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।